Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, है ना। 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के। पहले लेक्चर में हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की, और जो उसका सेकंड लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम किसी रिएक्शन के रेट के बारे में जानते हैं कि उस रिएक्शन का रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जाता है ना, तो हम उस रिएक्शन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, है ना, कैसे बढ़ाएंगे हम। आज का जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलर ऑर्डर के। और हमें 2 ही ऑर्डर ज़्यादा पढ़ने हैं, एक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, यही हमारे 12th बोर्ड के कोर्स में है ना। तो बात करते हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, है ना। टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन की, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जितने भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की, वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास कोई A2A है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, और मैं कहने लगूं जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों A पर डिपेंड कर रहा है, मतलब A की पावर 2 पर। तो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर डिपेंड करा, 2 पर। तो जितनी पावर पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म पर, वही क्या होगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल on which rate of reaction actually depend। है ना, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो पावर है, एक्चुअली पावर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और भी समझेंगे आप आगे, क्योंकि 2 लॉ यहाँ पर आए थे, एक लॉ ऑफ मास एक्शन था, एक रेट लॉ था, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग बातें कही गई, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन एक क्या था, थ्योरेटिकल फिनोमिना था, और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना था। एक बात और, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता पाते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन था क्या। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा गया, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सभी के सभी मॉलिक्यूल पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, ये किसने कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो इस अगर लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन the rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant, directly proportional to the concentration of reactant।
ये एक साइंटिस्ट थे गुलबर्ग, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इन्होंने ये कहा था, है ना, अगर मैं मानूँ इनके अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट, तो इन्होंने कहा कि जो रिएक्शन का रेट होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे मैं रिएक्शन को कुछ ऐसे मानूँ, रुको, मेरे पास n मोलिक्यूल है ए के, मेरे पास m मोलिक्यूल है किसके, बी के, और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा जितने भी रिएक्टिंग मोलिक्यूल होंगे किसके, ए के, और जितने भी रिएक्टिंग मोलिक्यूल होंगे किसके, बी के, है ना। किस पर डिपेंड करेगा, ए के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर जो रिएक्टेंट है मेरे, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है मेरा, बी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर। ये कहता है कि अगर मैं ए के 100 मोलिक्यूल लेता हूं ना, तो ए के सभी मोलिक्यूल पर, सभी कंसंट्रेशन टर्म पर क्या करेगा, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, और बी के जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे उन पर भी रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डिपेंड। ये कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन ने। इसका मतलब रिएक्शन का रेट ए के कितने मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, एन पर, और बी के कितने मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। इनके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा, देखें, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, एन, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एम, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, एम प्लस एन। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर होगा हमारा m प्लस एन। ये होगा हमारा ओवरऑल ऑर्डर। ठीक, तो क्या बताया मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा गया, जितने मोलिक्यूल होंगे रिएक्टिंग मोलिक्यूल, उन सभी के सभी मोलिक्यूल पर मेरा रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ थी, ऐसा नहीं होता, है ना। ये किसने समझाया, रेट लॉ ने। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि जितने मेरे रिएक्टिंग मोलिक्यूल है उन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी। मैं कहूँ अगर मैं 100 ए के 100 मोलिक्यूल में ले रहा हूँ, तो ए के सभी मोलिक्यूल पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि जितने मोलिक्यूल मैं लूँ सभी के सभी मोलिक्यूल पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। ये किसने कहा, ये रेट लॉ में कहा गया। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा, जितने मोलिक्यूल मैं लूँगा सभी के सभी मोलिक्यूल पर रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पढ़ते हैं हम रेट लॉ में क्या होता है फिर, है ना। देखें होता क्या है, रियल में होना क्या है, वो पढ़ना है आपको। तो रेट लॉ इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, है ना। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी ही चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है। तो बात करूंगा मैं किसकी, बात करूंगा मैं रेट लॉ की। रेट लॉ में कुछ नहीं है, बस मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, हाँ पहले मैं रिएक्शन मान लूँ, कभी आप कहो किसके लिए, वही रिएक्शन Na प्लस Mb से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट लॉ में क्या कहा गया इस टाइप की रिएक्शन के लिए, रेट लॉ में कहा गया कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन is may or may not depends upon all concentration term of A and all concentration term of B। मतलब सभी concentration term पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा गया था, सभी concentration term पर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction is may or may not depends upon all concentration term may or may not depends upon all concentration terms of reactant A and reactant B।
कि वो एक ही सभी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी। ये किसने कहा? ये कहा गया रेट लॉ के अंदर। मतलब उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो मैं क्या मान के चलूँगा? मैं मान के चलूँगा ए की पावर पी पे डिपेंड कर रहा है और बी की पावर क्यू पे कर रहा है। और मैं क्या बोलूँगा आपसे कि ये जो P की वैल्यू है ना, ये N की वैल्यू के इक्वल हो भी सकती है। 100 मोलिक्यूल लिए 100 में से ये वैल्यू 50 भी हो सकती है, ये वैल्यू 100 भी हो सकती है। मतलब इस P की वैल्यू N के इक्वल हो भी सकती है और P की वैल्यू N के इक्वल नहीं भी हो सकती। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। जितने मोलिक्यूल लूँ उतने के उतने पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर जाए, ये भी हो सकता है और नहीं भी। ऐसा ही B के लिए होगा। मतलब जो Q की वैल्यू है वो M के इक्वल हो भी सकती है और Q की वैल्यू M के इक्वल नहीं भी हो सकती। ये किसने कहा? ये कहा गया रेट लॉ के अंदर, है ना। और एक्चुअली थी ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखें, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? P। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B क्या होगा? Q। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? ओवरऑल ऑर्डर होगा P प्लस Q। बोलो क्या होगा? P प्लस Q। ये मेरी कहानी है, किसकी? रेट लॉ की, है ना। तो मैंने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ, रेट लॉ क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा सा ही मॉडिफाइड किया गया है, क्योंकि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? एक थ्योरेटिकल चीज़ है और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है जो एक्चुअली रियल एक्सप्रेशन देता है किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती कितने टाइप की है। तो सबसे पहले मैं आज पढ़ूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ूंगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें? दोज केमिकल रिएक्शन in which rate of reaction does not depends upon the concentration term of reactant। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड ना करे। ये कहा किसने? ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। अब बात करेंगे हम कैसे लिख सकते हैं इसे। मैंने कहा आपसे, इसका एग्जांपल लिख लें पहले आप। एग्जांपल जैसे जो रिएक्शन देखें, जीरो ऑर्डर की पहचान है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप पहचान सकते हैं। जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो या जो रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, वो रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर की। इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, किसकी प्रेजेंस पे डिपेंड कर रही है? या तो सनलाइट की या कैटलिस्ट की। तो जो रिएक्शन सनलाइट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगी वो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो मतलब क्या है? H2 है मेरे पास, Cl2 है मेरे पास, क्या बन रहा है? 2HCl बन रहा है ना। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सनलाइट की। इसका मतलब क्या है? ना तो रिएक्शन का रेट H2 पे डिपेंड कर रहा, ना ही रिएक्शन का रेट Cl2 पे डिपेंड कर रहा, है ना। किस पे कर रहा है? सनलाइट पर। मतलब अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ना तो H2 की पावर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब H2 की पावर 0 मानोगे आप, ना ही वो Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, Cl2 की पावर क्या मानोगे? 0। इट मीन्स ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 0 है। ठीक है, ये तो बात थी एग्जाम्पल की। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? कोई जनरल इक्वेशन मान के, और इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखें, मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ए से कोई प्रोडक्ट,
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो डायरेक्टली ए की पावर जीरो पे डिपेंड करेगा। बोलो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है भाई, ए की पावर क्या मानेंगे आप, जीरो, है ना। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, मैं इसे हटा देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या लगा देता हूँ, के, और ए की पावर जीरो। के क्या है यहाँ पर, के है आपका रेट कांस्टेंट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, है ना। तो रेट के ए की पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है, ये तो बात थी, है ना। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, के क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट है, किसके लिए है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर है ना। अब देखें इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है 1 मार्क्स में, यूनिट ऑफ के। किसके लिए यूनिट ऑफ के, जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है। अब आप एक बात बताएं, क्या है, रेट इक्वल टू के, ए की पावर जीरो है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखता, किसी की पावर जीरो क्या होती है, एक 1 होती है। बोलो, तो के किसके इक्वल आ गया, रेट के, और के अगर रेट के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो रेट की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट होती है। मतलब जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है ना। ये तो थी यूनिट के लिए मैंने बात की थी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर क्या है। मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को लेना चाहूँगा और मैं इसके पीछे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा। मेरी इक्वेशन क्या आ गई, रेट इक्वल टू के, ए की पावर जीरो, है ना। अगर मैं इसे y मानूँ, इसे m मानूँ, इसे x एक्सिस पे लूँ, और c क्या है मेरा, c तो जीरो है। बोलो, प्लस जीरो लिख दो, कोई मतलब थोड़ी है। तो y एक्स, मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर किसके वर्सेज में, मैं y एक्सिस पर ले रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, और मैं x एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, a की कंसंट्रेशन। तो बताओ क्या रेट ए पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि ए की पावर जीरो है। इसका मतलब रेट वर्सेस ए के बीच जो ग्राफ आएगा ना, वो कुछ इस टाइप का आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप चाहे ए की कंसंट्रेशन ये लें तब भी इतना ही रेट है, आप कंसंट्रेशन बढ़ा दें तब भी इतना ही रेट है, क्योंकि जब हम इधर मूव करेंगे ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बोलो, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी ले लें आप, रेट उतना ही है। इसका मतलब क्या है, रेट वर्सेस ए का जो ग्राफ है वो क्या है, एक कांस्टेंट ग्राफ आया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की पहचान मैं आपको बता चुका, जिनमें जो रिएक्शन सनलाइट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, दीज रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर बता दी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने, रेट वर्सेस ए के बीच में क्या आया, एक कांस्टेंट ग्राफ आया। बोलो, है ना। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं इसकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन पढ़ूंगा, मैं इसके ग्राफ पढ़ूंगा, मैं इसका हाफ लाइफ टाइम पढ़ूंगा, और मैं इसका लाइफ टाइम पढ़ूंगा, और इसका एक न्यूमेरिकल करूंगा जहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो आज के लेक्चर में मुझे डिस्कस करनी है ना। दो ही ऑर्डर की काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे कोर्स में, और काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहले मैं बात करूंगा काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, इसकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन के बारे में। काइनेटिक्स में सबसे पहले किसके बारे में बात की जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर, कि जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन होती क्या है, डिराइव कैसे की जाती है। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए से मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मैं इसका रेट कैसे लिखूँगा, मैं इसका रेट लिखूँगा माइनस के dA/dt, और इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ए की पावर किस पर, जीरो पर। और आप जानते हैं ए की पावर जीरो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, माइनस के dA/dt।
के लगा दूंगा, ए की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, मतलब क्या लिखा जा सकता है ऐसे माइनस के डी ए ओवर क्या माइनस के डी टी क्या हो जाएगा के। अब मैं इसका इंटीग्रेशन लेना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन। जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लूँगा, डी ए ओवर डी टी इक्वल टू क्या के, है ना। मैं क्या करूँगा, देखो डी टी को हम उधर पहुँचा देते हैं, पहले इंटीग्रेशन बाद में लेते हैं। मैं लिख लूँगा माइनस के डी ए इक्वल टू क्या के डी टी। अब लूँगा मैं टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो कैसे लोगे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे, मतलब लो जी इंटीग्रेशन ले दिया, माइनस के डी ए है, के कॉन्स्टेंट से बाहर ले लिया डी टी, और जो डी है ना ये इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देता है, डिफ्रेंशिएशन, डी का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, डी इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है, मतलब वहाँ लिमिट लेनी पड़ती है। जब इंटीग्रेशन लगाता हूँ मैं, तो जब टाइम 0 था तो मेरा ए क्या था, सपोज ए नोट था, जब मैंने टाइम टी माना तो मैंने ए को क्या माना, ए नोट, तो मेरी लिमिट क्या हो गई टाइम की 0 टू टी, और ए की लिमिट क्या हो गई ए नोट टू ए। तो इस डी से ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, मतलब ए बचेगा, और इसकी लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ए नोट है, अपर लिमिट क्या है ए है ना, माइनस है, या माइनस इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के, है ना। डी टी का क्या हो जाएगा, टी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या टी। अब क्या करता हूँ मैं इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ए की जगह क्या रखूँगा मैं अपर लिमिट, फिर ए की जगह माइनस करके क्या लिखूँगा लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस ए की जगह उसकी लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस के, फिर क्या रखूँगा मैं टी की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, टी की जगह टी रखूँगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए नोट इक्वल टू क्या माइनस के टी, बोलो, या ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ये इक्वेशन आ गई मेरी। और इसी इक्वेशन को क्या बोलता हूँ मैं, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आई, ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी आई मेरी इक्वेशन, ये आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, बोलो, है ना। इसी से मैं ग्राफ बनाऊंगा, आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ, है ना। तो मेरी रिएक्शन क्या आ गई, ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी आ गई। क्या आई मेरी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन आई ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस के ए नोट। अगर मैं इसे वाई मानूँ, इसे एम मानूँ, इसे एक्स और इसे सी, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा यहाँ, किस किस के बीच करूँगा, वाई एक्सिस पर क्या लूँगा मैं ए की कंसंट्रेशन, है ना, एक्स एक्सिस पर क्या लूँगा मैं टी, बोलो, और सी कितना है मेरा ए नोट, है ना। मतलब ग्राफ यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं 0 से, ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप कैसा आपका माइनस के, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, मतलब इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का होगा। और वाई एक्सिस पर जो कटने वाला इंटरसेप्ट है वो कितना है, उसकी सी की वैल्यू कितनी है, ये है मेरी ए नोट, स्लोप कितना है मेरा, मतलब एम की वैल्यू क्या है मेरी माइनस के। ये ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया आपने, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक। तो मेरी इंटीग्रेटेड रेट तो इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, इससे मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे चला गया नीचे को, पॉजिटिव स्लोप होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहली बात मैंने किसकी करी, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बी नेक्स्ट टाइप की बात करूं कि मुझे काइनेटिक्स में क्या डिस्कस करना है जीरो ऑर्डर की, तो वो है मेरा हाफ लाइफ टाइम। बी क्या है मेरा, हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम।
हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन का वो टाइम जिसमें मेरी रिएक्शन 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। दैट टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट अप टू 50%, जिसमें रिएक्शन मेरी कितनी परसेंट कंप्लीट हो जाए, 50%। दैट टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट अप टू 50%। कितनी परसेंट कंप्लीट हो जाए, 50%। और इसे मैं डिनोट किससे करता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, टी हाफ। और टी हाफ वो टाइम है जिसमें मेरी इनिशियल अमाउंट कितनी, जो मैं अमाउंट ले रहा हूँ वो 50% क्या हो जाती है, मतलब मेरी रिएक्शन क्या हो जाती है, 50% कंप्लीट हो जाती है। मतलब होगा क्या, अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या है मेरी, ए इक्वल टू है मेरी ए नोट माइनस के टी। ये है मेरी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इस इक्वेशन में टी की जगह क्या पुट कर दूं, टी हाफ, बोलो। और ए नोट क्या होती है यहाँ, इनिशियल अमाउंट, और ए क्या होती है, फाइनल अमाउंट। तो आप ये खुद बताओ कि अगर मैं ए नोट 100 लेके चल रहा हूँ तो टी हाफ पर वो कितनी बचेगी, 50 ही तो बचेगी। मतलब मेरी फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट की आधी बच जाती है, किस टाइम पर, टी हाफ टाइम पर। मतलब क्या होगा, जो मेरी ए फाइनल अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट की क्या रह जाएगी, आधी। 100 लेके चल रहा था तो कितनी रह जाएगी, टी हाफ पर 50 रह जाएगी। वो सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो आप, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज़ें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप। तो क्या आएगा, देखो ए की जगह क्या पुट करना है आपको, ए की जगह पुट करना है आपको ए नोट बाई 2, ए नोट ऐसी रहेगा, और टी की जगह पुट करोगे आप टी हाफ। तो मुझे यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। के टी हाफ क्या हो जाएगा, के टी हाफ हो जाएगा ए नोट माइनस के ए नोट बाई 2। मैं इसे इधर ले आया, उसे उधर ले गया, तो क्या आया मेरा आया 2 ए नोट, सॉरी एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये ए नोट बाई 2 आ जाएगा। ये क्या है मेरा, के टी हाफ है। तो टी हाफ कितना आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आ गया ए नोट बाई 2 के। ये हाफ लाइफ टाइम किसके लिए आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया, है ना। तो ये मेरा हाफ लाइफ टाइम है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूंगा लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, और कैलकुलेट होके क्या आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है मेरा, सी है मेरा लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो जाए, 100% कंप्लीट हो जाए। दैट टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट अप टू 100%, दैट टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट अप टू कितनी, 100%, है ना। उसको ही क्या बोलता हूँ मैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ मैं, इट इज डिनोटेड बाय T100। किससे, T100 से। होता क्या है, अब आप एक चीज़ जानते हो, वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या है, वी नो दैट ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, ए नोट माइनस के टी होता है। अगर मैं टी की जगह T100 पुट कर दूं, इसका मतलब T100 पर फाइनल अमाउंट तो कुछ बची नहीं, सब प्रोडक्ट में चेंज हो गई। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट कर दीजिए आप, पुट करोगे तो क्या होगा, ए की जगह 0 पुट करना है ना, ए नोट माइनस के क्या T100। तो के T100 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए नोट, और मेरा T100 क्या आ जाएगा, ए नोट बाई के। T100 क्या आ गया मेरा, ए नोट बाई के। ये क्या है मेरा, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन है। अब देखें मेरा टी हाफ T100 क्या आया,
T100 आया मेरा A0/K और मेरा T50 या T½ मतलब हाफ लाइफ टाइम क्या आया मेरा A0/2K। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो T100 है मेरा वो 2T½ के इक्वल है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बोलो। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं किस में, T½ वाले में, तो क्या आ जाएगा A0/K आ जाएगा मेरा। इसका मतलब T100 किसके इक्वल है, 2T½ के इक्वल है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मेरी काइनेटिक्स थी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जिसमें मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या है उसका ग्राफ बना के दिखाया। दूसरा हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तीसरी बात मैंने बताई कि किसी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम का मतलब क्या है ना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर, ठीक है, देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है वो मेरा वो कह रहा है एक मिनट रुकना। क्वेश्चन है मेरा, वो कह रहा है ए से कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। फिर कह रहा है इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट होने के लिए वो टाइम ले रहा है इज 2 मिनट है ना। और वो कह रहा है आगे देन फाइंड द टाइम फॉर रिक्वायर्ड 75% कंप्लीशन। वो कह रहा है 25% कंप्लीट होने के लिए उसे टाइम लगा है 2 मिनट, तो बता 50% के लिए, और 75% कंप्लीट होने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, देखो करेंगे कैसे इसे। जब भी परसेंटेज में रिएक्शन देकर डाटा दे रखा हो तो मैं इनिशियल अमाउंट क्या मान लूँगा 100, ठीक है। 2 केस दे रखे हैं इसमें। पहले केस में क्या कह रहा है वो कि मेरी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, मैंने इनिशियल मानी 100, उसमें से 50 कंप्लीट हो गई, तो फाइनल कितनी बची 50। बोलो, और कितने टाइम में हुआ है सारी चीज़ें, ये हुई t = 2 मिनट में। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लगा दो जीरो ऑर्डर की, क्या है A = A0 - के KT, और KT = क्या हो जाएगा बोलो A0 - के A, और यहाँ से K = क्या हो जाएगा A0 - के A/T है ना। A0 कितना दिया हुआ है मुझे, A0 दिया हुआ है मुझे 100, A0 और A है मेरा 50, और ये क्या है मेरा 2 मिनट। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरी 25। किसकी वैल्यू आ गई है K की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। अब K सेकंड ले लो आप, K सेकंड में क्या कह रहा है वो 75% मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो जब परसेंटेज में बात चल रही हो तो इनिशियल अमाउंट क्या मानूंगा मैं 100, 75% कंप्लीट हो गई तो शेष कितनी बची 25। फिर से इक्वेशन लगा दो आप ये वाली, K = क्या A0 - के A/T, मुझे T निकालना है तो इसे मैं ऐसे लिख लूँ A0 - A/K। A0 कितनी है इस बार 100, A कितनी है इस बार 25, और ये कितना है 25, तो 75/25, तो T कितना आ गया मेरा, T आ गया मेरा 3 मिनट। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। वो कह रहा है कि 50% कंप्लीट होने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो जब परसेंटेज की बात चल रही है तो इनिशियल अमाउंट क्या मान लूँगा मैं 100, 50% कंप्लीट हो गई तो फाइनल कितनी बची 50। T 2 मिनट में हुआ सारा काम, तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लगा के मैंने K की वैल्यू निकाल ली।
फिर दूसरा केस लिया, वो क्या कर रहा है 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फिर से मैंने इनिशियल अमाउंट कितनी मान ली 100, क्योंकि परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है। 75% कंप्लीट हो गई, बच्ची कितनी 25%, है ना। रिएक्शन रख के टी निकाल लिया, टी कितना आया मेरा 3 मिनट। तो ये क्या था, ये था मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की रही हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम सारी यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, और वो कौन बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। इसके अलावा 2 ही चीज़ों का मैं डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स क्या है, उसकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। आज जो डिस्कस किया है वो जीरो ऑर्डर का किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वहाँ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाय।